नमस्ते, मैं शबनम, प्रवक्ता डाइट सोनभद्र डीएलएड 4th सेमेस्टर के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना। अनुनासिक ध्वनियाँ क्या है, ये हमने पहले की कक्षा में पढ़ा है, जिसमें सभी ध्वनि स्वरों व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण, ठीक है। लिपि के सभी ध्वनि के लिपि संकेतों को पहचान कर शुद्ध रूप में लिखना, ये सब जो है हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आइए एक बार फिर से नज़र डालते हैं। जैसा कि जिन वर्णों में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है उन्हें नासिक ध्वनि नसल साउंड के कारण अनुनासिक कहते हैं। प्रत्येक वर्ण समूह का पांचवा अक्षर, जैसे का वर्ग में अंगा, चा वर्ग में इया, टा वर्ग में अड़ा, ता वर्ग में ना, पा वर्ग में मा आदि के अंतिम पंचम वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं, ठीक है। उच्चारण को सरल रूप से समझने के लिए अनुनासिक के स्थान पर अर्ध ध्वन्याक्षर के प्रयोग प्रचलन में है। जब हम इसे समझ जाते हैं, पहचान लेते हैं, तो फिर इसे हम पूरे रूप में ना लिखकर सिर्फ क्या कहते हैं, बिंदी लगाकर उसे उसे हम सांकेतिक रूप में लिखते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण में अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्धतापूर्वक कैसे हम लिखें। इसको लिखने भाषा शिक्षण में यह सामग्री जो है दो प्रकार से हो सकती है। पहला क्या है आपका पाठ्य पुस्तकीय सामग्री, जैसे पाठ्य पुस्तक में संकलित सामग्री पाठ्य पुस्तकीय सामग्री कहलाती है। दूसरा आपका है पाठ्येतर सामग्री। इसमें क्या होता है, दोनों ही बराबर सेम है, लेकिन फिर भी जैसे इसमें होता है कि विविध पत्र पत्रिकाएँ, पाठ्यक्रम से संबंध पुस्तकें तथा भाषा से भिन्न पाठ्य विषयों की सामग्री आती है। पाठ्य वस्तु को पढ़ने की दृष्टि से दो विधियाँ प्रचलित है, ये हम सभी जानते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। भाव बोध के लिए क्या होता है, हम मौन वाचन का प्रयोग करते हैं, और सस्वर वाचन जो है वो भाषा बोध के लिए, क्योंकि इसमें हम जो है बोलकर अपनी भाषा में जो त्रुटि है उसे ठीक करते हैं। इसके बाद आपका जो है कि छात्र पढ़ी या सुनी सामग्री को संक्षेप में विस्तार से लिख सके, और इसके लिए पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि को अपनाया जा सकता है कि वो अपनी सोच समझ से पाठ्य वस्तु को कैसे व्याख्या कर रहा है, ठीक। फिर इसका है, इस विधि में शिक्षक पाठ्य वस्तु को कक्षा में इस प्रकार विश्लेषित करता है कि छात्रों को उस इकाई का अधिकतम भाषा तात्विक ज्ञान होने के साथ साथ उसके निहित भावों, विचारों एवं मार्मिक स्थलों आदि की सम्यक जानकारी हो सकती है। पाठ्यपुस्तक की वस्तुओं को समझने की दृष्टि से पाठ्य विश्लेषण तकनीक उपयुक्त है। छात्र अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्धता के साथ लिख सके और अपने शब्दों में इसे बयान कर सके। इसके लिए अगर हम देखें तो किस किस योग्यता का होना या अध्यापक द्वारा इसका कैसे विकास किया जाना है, तो सबसे पहला है आपका वाचन का अभ्यास। जब हम सस्वर वाचन बोलेंगे तो इससे हमारी जो भाषा त्रुटि है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। वाचन में देखिए मुख्य दो बातें अंतर्निहित रहती है। पहला क्या है, प्रथम वर्णों और शब्दों को पहचान कर ध्वनियों के साथ सहसंबंध स्थापित करना, और दूसरा आपका है उपयुक्त गति से व्यक्त अथवा मौन वाचन करते समय पठित सामग्री का पूर्वापर संबंध जोड़ते हुए अर्थ ग्रहण करना। यानी स्वस्वर में आप बोलेंगे और मौन वाचन में उसे आप क्या कहते हैं, इन दोनों में संबंध बैठाकर तब आप जो भी पाठ्य वस्तु है उसे भली भांति समझ कर पाठ्य सामग्री का पूर्वापर संबंध जोड़ते हुए अर्थ ग्रहण करेंगे, ठीक है। दूसरा आपका है वर्णों और शब्दों की पहचान। जब हम वर्ण पहचानेंगे तभी हम शब्द लिखेंगे। तो वर्ण जो है अगर हम गलत पहचानते हैं तो फिर हम कभी भी सही शब्द कभी हम नहीं लिख पाएंगे। तो सब इसमें क्या है कि वर्णों और शब्दों की पहचान को ही अर्थ ग्रहण का
आधार कहा जाता है। ठीक है, अर्थ ग्रहण आप कैसे करेंगे? जब आप वर्ण और शब्द दोनों को पहचानेंगे। लिखित वाक्य के अर्थ ग्रहण से पूर्व लिपि चिन्हों यानी लिपि की पहचान आवश्यक होती है। जब भी हम लिखित कोई वाक्य लिखते हैं तो उसके अर्थ ग्रहण से पूर्व हमें लिपि चिन्ह पहचानने होते हैं। लिपि चिन्हों की पहचान के आधार ही शब्दों का पहचान संभव है, जैसा मैंने पहले कहा। अतः बालकों को वर्णों और शब्दों की समुचित पहचान करानी चाहिए। ये एक अध्यापक का काम है। तीसरा आपका है शुद्ध उच्चारण का ज्ञान। ठीक है, जब आप वर्ण और शब्द की पहचान कर लिए तो आपको भाषा में व्याकरण की दृष्टि से जो भी आप बोले वह शुद्ध उच्चारण का ज्ञान बोध हो। अशुद्ध उच्चारण जो है वो भाव ग्रहण में बाधक होता है और कभी कभी ये ऐसे अर्थ देता है जिस पर आपको हंसी आ जाती है। ठीक है, और उचित भाव अनुभूति के लिए छात्रों को शुद्ध उच्चारण ज्ञान और अभ्यास कराया जाना चाहिए। चौथा आपका है समृद्ध शब्द भंडार। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए आप कई किताबों का अभ्यास करें और जो नए नए शब्द आते हैं उसे आप अपनी डिक्शनरी में नोट कर लें। और जब आप भाषा शिक्षण में जब आप कोई कविता की व्याख्या करें या फिर गद्य का सारांश लिखें तो उसमें आपने जो अपने अनुभव और सिर्फ किताबी नहीं, आपके जो मतलब अपने स्कूल के बाहर जो शब्द बोलते हैं उसे आप अच्छे से अलग तरीके से उसका प्रयोग ऐसा करें कि ताकि वो भाषा में आकर्षित लगे। ठीक है, इससे क्या होता है? आपका समृद्ध शब्द भंडार होगा। और ये जो है इसके बिना आप पाठ्य वस्तु बोध असंभव होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई शब्द आता है उसका अर्थ ही आपको नहीं पता तो आप पाठ्य वस्तु को भली भांति नहीं समझ पाएंगे। छात्र का शब्द भंडार जितना विस्तृत होगा वह पाठ्य वस्तु को समझने में उतना अधिक समर्थ होगा। अतः छात्रों के शब्द भंडार को समृद्ध बनाया जाना चाहिए। इसके लिए आपको पत्र पत्रिका, मैगज़ीन, आर्टिकल ये सब पढ़ने होते हैं, क्योंकि किताबों के अलावा आपको जो बाहरी दुनिया में जो मतलब कहने का मतलब है कक्षा कक्ष के बाहर जो शब्द बोले जाते हैं उसे हम अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करें, इसके लिए हमें किताबों के अलावा और जो भी सामग्री है पाठ्येतर सामग्री उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। फिर आपका क्या है? एकाग्रता, तल्लीनता, धैर्य आदि गुणों का विकास। जो कि आप किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं उसमें आपका एकाग्रता, तल्लीनता और धैर्य आदि का गुण होना आवश्यक है। पाठ्य वस्तु बोध में एकाग्रता, तल्लीनता, धैर्य आदि गुण बहुत सहायक होते हैं और अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों में उक्त गुणों का विकास करने के लिए भरसक प्रयास करें। जब आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप अपनी कक्षा को धैर्य कैसे सिखाएंगे? इसलिए आपके अंदर एकाग्रता और धैर्य होना आवश्यक है। और अगर हम ये देखें कि अनुनासिक का कक्ष में हम कैसे प्रयोग करा सकते हैं तो उसमें क्या होता है कि अब गद्यांश, पद्यांश, रिपोर्टाज, यात्रा वर्णन, संस्मरण, आत्मकथा, कहानी, नाटक। देखिए नाटक में अनुस्वार, विसर्ग इसका जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन है। विसर्ग जब भी हम ब्रैकेट देखिए वहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ होता है, जो भी कथन है वो ब्रैकेट में यूज़ होता है और अनुस्वार ये विसर्ग जो है उसका प्रयोग ज़रूर होता है। ठीक है, नाटक आदि से संबंधित विषय वस्तु में हम इसका प्रयोग मतलब हम इसके माध्यम से हम सीख सकते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि पाठ में निहित भाषा, भाव और विचार आदि के अनुकूल छात्रों को लेखन कला में दक्ष बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए इसके माध्यम से। ठीक है, ये भी हमारे मतलब भाषा शिक्षण में ये जो आपके क्या कहते हैं विद्या है जो इसके माध्यम से हम सीख सकते हैं।
और एक बात और है कि बालक जो है सबसे पहले कक्षा कक्ष के बाहर अनेक साधनों से ज्ञान प्राप्त करता है, फिर द्वितीय रूप में वो कक्षा कक्ष में विभिन्न साधनों से ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है। और हिंदी शिक्षक को क्या करना चाहिए कि उसे बाहर जो भी वो क्लास के बाहर का जैसे कुछ भी ज्ञान अपने पास अर्जित किया हुआ है, ठीक है, उसे हम क्लास में उसकी मदद से हम उससे नए नए शब्द को निकाल कर उसे हम भाषा शिक्षा में प्रयोग करवा सकते हैं। कक्षा का शिक्षण की प्रभावशीलता के लिए हिंदी शिक्षक की बात हो रही है तो उसे अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक कक्षा कक्ष का वातावरण शैक्षिक व्यवस्था में संपन्न नहीं होगा तब तक छात्र को उचित रूप में ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता। भाषा शिक्षक की कक्षाओं का एक प्रमुख उद्देश्य बालकों को पढ़ी या सुनी सामग्री को समझकर लिखने के कौशल में दक्षता प्रदान करना है। यहाँ पढ़ी हुई या सुनी हुई सामग्री से अभिप्राय उस सामग्री से जो शिक्षार्थी के सामने स्वर्ण या पठित रूप में होती है तथा कक्षा में जिसका शिक्षण कराया जाता है, यह एक बृहद अध्याय के रूप में हो सकती है और ये एक इकाई या लघु पाठ में भी हो सकती है। इसको उदाहरण मैंने आपको बताया, गद्यांश, पद्यांश, रिपोर्टाज, यात्रा वर्णन, ये सब में आप जो है हम अनुस्वार, ध्वनियों का या उसकी लिपि को हम पहचान कर शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। मैं ये आशा करती हूँ कि आप इस टॉपिक को भली भांति समझ रहे होंगे। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते।